महाराष्ट्र की राजनीति में लंबे समय से बने रहे सबसे बड़े मुद्दे मराठा आरक्षण के ऊपर आज क्या है छात्रों की राय, क्या है उनकी सरकार से मांगे और आगामी लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है यहाँ से, इस सब की विस्तार से बात करने के लिए हम आ चुके हैं आज संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के हॉस्टल में। अब जानेंगे छात्रों से क्या है उनकी मांगे और क्या कहेंगे वो मराठा आरक्षण के ऊपर। जैसा कि हाल ही में मराठा आरक्षण के ऊपर सरकार ने विधेयक लाया, पारित हुआ, उस पर 10% आरक्षण भी प्राप्त हुआ, क्या कहना चाहते हैं, कितना कारगर साबित होगा? अब जो महाराष्ट्र में मनोज जरांगे के नेतृत्व में जो मराठे का आरक्षण चल रहा है, उनको महाराष्ट्र को आरक्षण तो मिलना ज़रूरी है, क्योंकि हर कास्ट में एजुकेशनल बैकवर्ड, सोशल बैकवर्ड हर कास्ट में। लेकिन जो सरकार ने जो 10% रिजर्वेशन लाया है को जो आरक्षण करतियों का वो मानना है कि ये जुमला है, सिर्फ उनको लग रहा है कि ये कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ इलेक्शन के लिए ये लाया गया है। क्योंकि मराठा आरक्षण होना ज़रूरी है, क्योंकि पिछले जो मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने जो विधेयक लाया था और जो आरक्षण दिया था वो कोर्ट में टिक नहीं पाया है, क्योंकि कोर्ट ने उन पर एक टिप्पणी की है कि आप इंपीरियल डाटा लाइए पहले, क्योंकि डाटा जब सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि हमको मराठों की संख्या ही मालूम नहीं है तो हम आरक्षण किस बेस पे देंगे, हमको ये भी मालूम नहीं है इसकी सोशल बैकवर्ड कितने हैं, एजुकेशनल बैकवर्ड कितने हैं, पहले ये बताओ। क्योंकि जब ये बाकी के राज्यों में जो कांग्रेस की जो नीति चल रही है कि वो बोल रहे हैं कि हम जातीय जनगणना करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में जो बीजेपी का जो है, मतलब हम इधर से आरक्षण दे रहे हैं, उधर से वो जात गणना को विरोध भी कर रहे हैं। मतलब ये एक जुमला ही है सब, मेरा मानना है कि जुमला ही है सब, क्योंकि आगे इलेक्शन है करके 10% रिजर्वेशन उन्होंने लाया है, क्योंकि मराठा को आरक्षण मिलना जरूरी है। इसलिए सरकार से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप जातीय जनगणना कीजिए, हर कास्ट में सोशल बैकवर्ड है, हर क्लास में एजुकेशनल बैकवर्ड है, हर एक को आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि इनको उनके हिसाब से तो मिलना चाहिए सर। क्योंकि अब रोहिणी आयोग का जो अहवाल आया है, उन्होंने बोला है कि जो आरक्षण जो लागू किया है वो हर कास्ट में, जो जब ओबीसी में जब सब कास्ट है उसमें 350 जाती है, तो रोहिणी आयोग का भी कहना था कि वो 350 जाति, सिर्फ 350 जाति पूरे आरक्षण का फ़ायदा ले रहा है। मतलब ये जो आरक्षण का मेन हेतु है वही नहीं सफल हो रहा है सर, क्योंकि जो उच्च दर्जित अपर कास्ट लोग है वही उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। ये जो आरक्षण है वो पिछले वर्ग तक पहुंच नहीं रहा है करके इसको सरकार को कुछ जल्द से जल्द इस पर जातीय जनगणना करनी होगी। और 21 में जो जनगणना हुई थी वो भी हुई नहीं है, उस पर सरकार ने जल्द से जल्द जनगणना करनी चाहिए। हर एक कास्ट का, मतलब हर एक कास्ट की संख्या मालूम होनी चाहिए, उसके कास्ट आधार के बेस पे उनको आरक्षण मिलना चाहिए। युवा वर्ग है वो संतुष्ट नहीं है आरक्षण से? नहीं है सर, क्योंकि ये जुमला ही है सर, ये टिक नहीं पाएगा। पिछले साल भी इन्होंने ऐसा ही आरक्षण दिया था, ये नहीं टिक पाएगा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का एक ही मानना है कि हमको तुम्हारी संख्या बताओ, तुम्हारा सोशल बैकवर्ड कितना है, तुम एजुकेशनल बैकवर्ड कितने। आरक्षण सिर्फ संख्या के आधार पे नहीं मिला जाता, आरक्षण आप कितने बैकवर्ड हो, सोशल बैकवर्ड हो, आप एजुकेशनल बैकवर्ड हो, इसके आधार पे आरक्षण मिलेंगे सर। तो क्या लगता है कहाँ सरकार ये सिर्फ राजनीति के लिए कर रही है, वोटों के लिए कर रही है, या फिर वास्तव में सरकार चाहती है कि मराठा समाज का कुछ भला हो? ये सर सिर्फ राजकारण चल रहा है सर ये सब, क्योंकि उनको मालूम है आरक्षण नहीं टिकेगा। जो सरकार में के जो मराठा मंत्री है, मराठा आमदार है, वो फटाके फोड़ रहे हैं, लेकिन वो जब मनोज जरांगे वहाँ पे जो आरक्षण कर रहे हैं वो की बोल रहे हैं कि ये सब जुमला है। मतलब तुम ही अलाउ करोगे और तुम ही सेलिब्रेशन करोगे आरक्षण करता हो कि कुछ उनको वो बोल रहे कि वो सब जुमला है, फिर भी आप ही दोगे, आप ही सेलिब्रेशन करोगे, ये मतलब एक प्रकार का जुमला ही है। जैसा महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव भी नज़दीक हैं, आने वाले हैं, तो ये 10% आरक्षण का जो मुद्दा है वो अभी बना रहेगा, या फिर मराठा फिर से आंदोलन करेंगे इस चुनाव के पहले या चुनाव के बाद? ये आंदोलन जारी रहना चाहिए, क्योंकि ये तो टिकने वाला नहीं है। इसके आधार पर अब एग्ज़ाम भी है लड़कों की, जब अब एग्ज़ाम होंगी वो उस 10% से एक जुमला एक ऐसा है, इसको 10% आरक्षण तो दिया लेकिन वो EWS से निकल गया। अभी जो इनको EWS में 10% आरक्षण मिल रहा था वो अब नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मराठे का आरक्षण मिल रहा है। अभी लड़के मतलब एग्ज़ाम देंगे, उसमें लगेंगे, बाद में सुप्रीम कोर्ट जो खारिज कर देंगे, फिर सबकी नौकरियाँ जाएंगी। मतलब ये इलेक्शन के टाइम पे ये कुछ तो जुमलाबाजी करना इस सरकार का काम है, इतना मैं बोलना चाहता हूँ बस। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा। तो उन्होंने जैसे आरक्षण की बात कही, छात्रों की बात करने आए हैं हम, तो छात्रों के सरकार के आरक्षण के बाद और क्या मुद्दे हो सकते हैं? आरक्षण के बाद ये जो आरक्षण है ये तो सुप्रीम कोर्ट ही डिसीजन लेगा फाइनल, जो सोशली और इकोनॉमिकली जो रिजर्वेशन देना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कैंसिल कर दिया था और अब भी कैंसिल कर सकता है, क्योंकि उसको पूरा डाटा लगता है सुप्रीम कोर्ट के पास। ये जो अभी आरक्षण का मुद्दा चल रहा है, ये जो है ना सिर्फ ये पॉलिटिकल प्रेशर ही है,
इसका फाइनल डिसीजन हमारे हाथ में नहीं है, वो तो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेगा। इसलिए हम किसी के आरक्षण के समर्थन में भी नहीं है और विरोध में भी नहीं है, हम न्यूट्रल है बस। आप न्यूट्रल हैं, ना तो आपको आरक्षण से होने से ना तो ना होने से, उसका डिसीजन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट लेगा। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताइए, आप स्टूडेंट हैं और आपकी भी सरकार से बहुत सी मांग होंगी, जैसे उन्होंने कहा कि आरक्षण होना ना होना वो सुप्रीम कोर्ट के हिस्से में है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? पहले तो ये बात है कि जो अपने यहाँ मुद्दे चल रहे हैं कि जो पक्ष बदल रहे हैं, कुछ आमदार इस पक्ष से उस पक्ष में जा रहे हैं और पक्ष बदलना तो आम सी बात हो गई है। इसके अलावा अब ये हो रहा है कि पक्ष चोरी हो रहा है जो, और मुद्दे की बात यह है कि वो जो ऐसी चीज़ें हो रही है, हमारा युवा वर्ग भी ऐसी चीज़ों पे ही बात करना चाहता है। हमारे युवा वर्ग में इसी मुद्दे पे चर्चा होती है, चौराहे पे बैठ के जो लोग बात करते हैं उसमें भी इसी मुद्दे पे बात की जाती है। हालांकि सरकार को किस मुद्दों पे बात करनी चाहिए, सरकार को किस मुद्दे पे राजकारण करना चाहिए, उस मुद्दे पे बात होती ही नहीं है। और मेरा मानना है कि हम युवाओं में से ही ऐसी बातें हो रही है चौराहे पे बैठकर, तो कोई उनमें बदलाव आएगा ही नहीं। हम भी लोग उनके जो चालू है, जो इधर उधर जाना आना उनका चालू है, उसमें भी हम भी उसमें ही चले जा रहे हैं। हम में से कोई आवाज़ उठाए, जैसे कोई अभी 2 दिन पहले अमरावती में ही पेपर लीक हो गया था, उस पर कोई युवा बात नहीं करता। जो पेपर लीक हो गया उसमें लोग जो पेपर में थे वही लोग उसके विरोध में दिखे, उसके बाद में वो कई उस चीज़ का विरोध हो गया, ऐसा तो कुछ दिखा नहीं। जैसे कि यूपी सरकार में हमने देखा, यूपी सरकार में पेपर लीक होने के बाद में कई बहुत जगह से वहाँ विरोध हो गया, ट्विटर पे भी हैशटैग वार चलाया गया। ऐसा हमारे यहाँ तो कुछ होता नहीं है महाराष्ट्र में, ऐसा कुछ होना चाहिए। हमारे युवाओं में भी वो जानकारी आनी चाहिए और जानकार होने के बाद भी उन्होंने उन बातों का विरोध करना चाहिए। वो जो सरकार का एजेंडा चालू है, जो पक्ष बदल रहे हैं, वो जो सब कुछ चालू है, तो उन सब बातों पे ना लगे रहे और जो अपनी समस्या है उस समस्याओं पे सरकार को बात करने के लिए मजबूर करे, ऐसा कुछ होना चाहिए। और जो आरक्षण का मतलब विपक्ष की क्या भूमिका है? विपक्ष अपना पूरा काम कर रहा है सही से, या विपक्ष में ही कमियां हैं? विपक्ष की तो बात हम महाराष्ट्र की सरकार में तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि सरकार किसकी है, कौन मंत्री है, वो मंत्री पद, हमारा मुख्यमंत्री 2 साल से ज़्यादा टिक नहीं सकता। हमारा विरोध में कौन है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ चल रहा है या क्या चल रहा है वो कुछ बता ही नहीं सकते। तो वो विरोध की भूमिका, विरोध में जो बैठे हुए हैं वो लोग कौन है ये भी नहीं अच्छे से बता सकते, और जो सत्ता में है वो कौन है वो भी अच्छे से बता नहीं सकते, क्योंकि अभी इस पक्ष से उस पक्ष में जाना और वो बहुत बातें चल रही है, वो कुछ बता ही नहीं सकते। चलिए, बहुत अच्छा। छात्रों की हमेशा मांग रहती है कि उनको नौकरी दी जाए, क्योंकि छात्र पढ़ाई इसीलिए कर रहे हैं कि उन्हें जॉब चाहिए। अब जॉब के मामले पर बात करेंगे इनसे, क्या कहना है? अभी इंडिया में अभी सबसे बड़ा बेरोज़गारी का ही है। बाकी हर स्टेट में आप देखिए, बिहार में भी देखिए, बहुत ही इलेक्शन के इसमें वो नीतीश कुमार ने पलटी मार के 2 बार दूसरा पक्ष ज्वाइन किया, और बिहार में तो सबसे ज़्यादा आपको मालूम ही बेरोज़गारी बहुत बढ़ चुकी है। और स्टूडेंट होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल की सरकार जो फीस वगैरह होती है हर एग्ज़ाम की, IBPS TCS ये कंडक्ट करती है बहुत ही एग्ज़ाम, इनकी फ़ीस मैं देख रहा हूँ काफ़ी बढ़ चुकी है। 1000 रुपये पर कैडेट का, एक कैडेट को 1000 रुपये। पहले एक टाइम SSC जब कंडक्ट करती है तो वो 100 रुपये ही लेती है। इन्होंने बहुत ये कैसा एक बिज़नेस कर डाला उन्होंने अभी, तो इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकता ना एक स्टूडेंट। कैसा हर किसी की कंडीशन अच्छी नहीं रहती, बहुत गरीब घर के भी स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आते हैं। तो ये कैसा है, सभी ऐसा राजकारण ऐसे कर रहे हो लोग कि वो उनका ही भला करना चाहते हैं, देश पर ध्यान तो दे ही नहीं रहे वो। और बेरोज़गारी का सबसे बड़ा कारण यही है कि हर क्षेत्र में अभी इतने झोल चल रहे, कौन सी एग्ज़ाम हो गई, पेपर लीक, उधर सेटिंग चल रही है, 50 लाख भरो, इतना भरो। स्टूडेंट यहाँ अभी वो फॉरेस्ट का उसी दिन यवतमाल का एक स्टूडेंट, उसको ज़्यादा मार्क है, कम मार्क का स्टूडेंट पैसे भर के लग गया पर वो रहेगा। उसने अभी हाई कोर्ट में उसने कंप्लेंट डाली है कि वो उसका करे। ऐसे इंडिया में इतने झोल चलते हैं अभी वो, इसके कारण पर यहाँ इस सभी पॉलिटिशियन अपने अपने इसी में। पर अभी ये मोदी सरकार ने जो कदम उठाए, इन्होंने बहुत बड़े बड़े कदम जो लिए हैं, ये किसी से पूछ के नहीं ईडी लगा डालते हैं विपक्ष में। पर विपक्ष राहुल गांधी हो गए, ये बाकी के जो है ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जैसे भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने हर स्टेट में घूमकर बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, पर अभी भी वो भूमिका जारी है। जब वो शायद इंडिया भारत ऐसा कुछ तो भी एक नया अलायंस बनाया ना, इंडिया
इंडिया अलायंस, तो वो मुझे लग रहा है वो काफ़ी लोगों पर असर कर रही है। लोगों का प्रतिक्रिया बहुत अच्छी तरह से आ रही है हर स्टेट में। यूपी में भी गए थे, अभी वो बिहार में भी गए थे शायद। वो लालू यादव का लड़का कौन है वो, तेजस्वी यादव, वो दोनों मिलके उन्होंने जो यात्रा चलाई थी उसे बिहार में भी, यूपी में भी काफ़ी, और महाराष्ट्र में तो है ही, महाराष्ट्र में बीजेपी। लेकिन ये बीजेपी जब से आई है तब से अपनी जीडीपी लेवल और हंगर इंडेक्स जो है अपना भूखमरी का, वो इंडेक्स बहुत ही बढ़ चुका है। और मुझे नहीं लगता इस बार अभी मोदी आएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में तो मैं कुछ ही नहीं बता सकता। लेकिन जो वोटिंग जो चलती है ईवीएम मशीन से, वो ईवीएम मशीन वो बीजेपी वाले पूरे हैक कर दे रहे पूरे सभी इसमें। अभी आपने देखा होगा वो चंडीगढ़ मेयर का चुनाव में उन्होंने क्या किया, वो खारिज कर दिया था 8 वोट, तो वो मेयर को अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ध्यान दिया, उसको निकाल दिया है। तो वो जब मेयर के चुनाव के लिए इतना झोल कर सकते, तो ऑल ओवर के चुनाव के लिए वो कितना हद तक गिर सकते इसकी अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। सब ए टू जेड मीडिया वालों को उन्होंने खरीद लिया है, गोदी मीडिया। वो अभी फार्मर का प्रोटेस्ट चल रहा है, वो फार्मर को ही आतंकवादी बता दे रही, कुछ भी कर रहे। पिछले बार जो लखीमपुर के इधर हुआ था, किसानों के ऊपर कितना अत्याचार, इधर किसान अभी आप तक आपने इतने आंदोलन देखे हैं, 18 महीने कौन सा आंदोलन चला गया। पिछले बार का किसान आंदोलन 18 महीने चला, इतना चला नहीं, तो भी प्रधानमंत्री होने के नाते उन्होंने एक सेंटेंस भी उस बारे में नहीं कहा। वो पूरा मुद्दा घुमा डालते हैं। और वो पहलवान के ऊपर जो स्त्री कुछ तो भी उत्पीड़न के हुआ था ना, तो उस बारे में भी वो कभी नहीं उन पे लाठी चलाया। अभी जो आंदोलन हो रहे उस पे वो आए कुछ तो भी गैस छोड़ रहे हो, जो आंसू गैस वगैरह, टीयर गैस कुछ तो बोलते। तानाशाही वो बोलते ना, साउथ कोरिया में जैसा चलते हैं वो वैसा ही होने लग गया है। मुझे लगता है अभी बहुत ही गंभीर हो चुकी है इंडिया की हालत। बहुत सही आपने बात की। 24 के चुनाव नज़दीक हैं और युवा हमारे साथ हैं। आइए युवाओं से बात करते हैं, 24 के चुनाव में क्या मुद्दे होने वाले। अभी जो चुनाव के जो हमको हमारे तो मुद्दे रहेंगे कि हमको नौकरियां होनी अच्छी। ये जो इंडिया में चल रहा है कि ये जो अंग्रेज़ के ज़माने में जो था कि फोड़ा आणि राज्य करा, उसी तरह ये सरकार की चल रही है। अभी जम्मू कश्मीर में रेड पड़ी है, जो सत्यपाल मलिक है, उन्होंने वो बताया कि पुलवामा हमले का जो उन्होंने सच बाहर निकला, उनके घर अब सरकार ने ईडी सीबीआई के छापे लगाए हैं। ये मतलब आप जो विरोध करेंगे तो आपके घर में ईडी सीबीआई, मतलब ये जो लोकशाही है देश में बचनी चाहिए, लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इन पर ही सरकार अपना अधिकार जमा रही है। अभी आपने देखा चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो उन्होंने जो 8 वोट जो खारिज नकली बनाए थे, मतलब जो इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उनको भी ये सरकार अपने अंडर में लेने जा रही है। अभी छात्र चाहे एक राज्य का हो या दूसरे राज्य का, किसी भी राज्य का हो, उसे राष्ट्र के हर मुद्दे से रुझान उससे सरोकार रखते हैं। और आइए बात करते हैं इनसे, क्या जैसा कि सरकारें काम कर रही हैं, क्या लगता है आपको 24 के चुनाव में क्या होने वाला है? 24 की चुनाव में जैसे अभी पॉलिटिकल एजेंडा उनका चल रहा है, क्योंकि दूसरों की पार्टी में सेन लगाकर अपनी पार्टी कैसे बड़ी करनी चाहिए, जैसा वो कर रहा है। जैसे कांग्रेस के जैसे बड़े लीडर्स उनके जैसे अपने वेपन्स की ज़रा यूज़ कर रहे हैं, ईडी वगैरह वो वेपन्स की ज़रा यूज़ कर रहे हैं उनकी पार्टी को वीक करने के लिए। और उनकी पार्टी जब वीक होंगी तो उनको पता है कि उनकी पार्टी जब वीक होंगी वो अपनी पार्टी में आ जाएंगे और अपनी पार्टी बड़ी लगेंगी। ऐसा जो ईडी वगैरह है सीबीआई का, वो ऐसा एक वेपन की तरह बीजेपी यूज़ कर रही है। अभी वो सरकार का ही जो चालू है, मतलब जो सरकार जब 14 में आई थी उन्होंने लगा था कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, लेकिन अब कांग्रेस युक्त भाजपा हो रहा है। अभी आपका अब कुछ साल में तो बीजेपी का जो अध्यक्ष रहेगा वो कांग्रेस में का ही रहेगा, हमको ये अच्छी तरह मालूम है। क्योंकि जो कांग्रेस की जो मतलब पहले से जो स्थानिक लेवल पे जो नेता निर्माण करने की जो ताकत है वो बीजेपी की पार्टी में नहीं है। उनको बस दूसरों के पार्टी उनको ईडी लगाओ। अभी अशोक चौहान जी का जो हो गया, मतलब आदर्श घोटाले के बारे में आप उनके आरोप कर रहे थे, लेकिन जब आपके वो पार्टी में आएगा वो आपने उसको राज्यसभा की टिकट दे दी। मतलब ये क्या चल रहा है? आप जनता को सब समझता है, जनता की मूर्ख नहीं है जनता जो आप समझ रहे हैं। इसका जवाब हम 24 में देंगे जी। और महाराष्ट्र की क्या कहानी रहेगी अगले विधानसभा चुनाव में?
महाराष्ट्र में अगली बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, महाविकास आघाड़ी की सरकार अगली बार नहीं रहेंगी, क्योंकि उन्होंने इस बार जो विद्यार्थियों की जो प्रश्न है वो मिटाए नहीं है। जैसे कि परीक्षार्थी जब परीक्षा केंद्र पे जाते हैं तब उनके ही आदमी वहाँ पे पेपर लीकेज करते हैं और वहाँ पे जो निकाल आते हैं वो भ्रष्टाचार के खिलाफ ही आते हैं। इसी तरह पे ये बीजेपी की सरकार अगली बार चुनाव में नहीं आएगी। चलिए जी, सरकार किसी की भी आए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा जो एक हमारे यहाँ का जो हमारे सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं पूरी इंडिया का जो बेरोजगार युवा है वो पूरा युवा बेरोजगार जो है वो कुशल बेरोजगार है। और कुशल बेरोजगार का ये फ़ायदा सरकार ऐसी ले रही है कि सरकार में सरकारी काम के लिए, सरकार के निजी काम के लिए भी बहुत सारी वैकेंसीज खाली है, बहुत सारी जगहें सरकारी व्यवस्थापन में खाली है। लेकिन सरकार क्या कर रही है कि बेरोजगार, सरकार को पता है जो बेरोजगार है वो कुशल है, उसको सब आता है, वो सब पढ़ा लिखा है। क्योंकि पुलिस भर्ती में हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग वाले, बीटेक वाले, एमटेक वाले स्टूडेंट भी अगर उसमें जा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो सरकार को ये चीज़ पता है और सरकार कि जो निजी काम है, सरकारी काम है, उसके लिए सरकार ऐसे ही बेरोजगार को थोड़ा सा पैसा देके, थोड़ा सा पेमेंट देके वो काम करवा लेती है। उसका नुकसान ये हो रहा है कि वो जगह खाली रह रही है, सरकार का काम भी पूरा हो रहा है लेकिन वो जगह जो इस तरीके से भरना चाहिए वो जगह पूरी तरीके से भरना चाहिए। इसके लिए एग्ज़ाम होना जरूरी है और जो भी एग्ज़ाम होगी उसमें पारदर्शिता रहना बहुत ज़रूरी है, पारदर्शिता से पूरी एग्ज़ाम हो। और इसके अलावा जो किसानों की समस्या है अभी हम देख ही रहे हैं पूरी इंडिया में, जो इंडिया की स्तर पर किसानों की समस्या है वो तो पंजाब के किसान लगे ही है। किसान आंदोलन में आपके विदर्भ की जैसे किसानों की बात करें तो विदर्भ के किसानों की क्या मांगे हैं? आप में से ज़्यादातर लोग किसान के परिवार से होंगे। विदर्भ के किसान की यही जो मांग है, हमारी मांग विदर्भ के किसान, विदर्भ एक ऐसा प्रांत है जिसमें बारिश बहुत कम होती है। जैसे कोकण प्रांत है, वहाँ बारिश अच्छे से होती है, वहाँ अगर अकाल भी आया तो वो ओला मतलब गीला वाला अकाल आएगा, वो सूखा वाला अकाल नहीं आएगा। लेकिन यहाँ विदर्भ में सूखा वाला अकाल आता है। और हमारी मांग ये है कि जैसा अभी की जो सरकारें हैं वो एमएसपी जो मांग कर रही है किसान, वही मांग यहीं पे भी है। क्योंकि यहाँ अभी कपास के भाव देखेंगे हम तो पिछले साल के मुकाबले इस साल में वो भी बहुत कम है। पिछले साल किसानों ने किया था कि अपना कपास घर में रखा था कि भाव बढ़ जाएंगे इसके वजह से, लेकिन उसके वजह से किसानों के घर वालों को ही उसका इन्फेक्शन होने लगा था। इस बार भी वही होने के चांसेस है। इस साल का भाव पिछले साल से भी कम है और यही अगर लगातार स्थिति रही तो इस बार कोई बता नहीं सकते कि कौन सरकार आएगी और कुछ भी हो सकता है। जो भी सरकार 2024 में आने वाली है इसको अब लोग कोई भी पक्ष देखकर और उसको कि पक्ष की गरिमा क्या है ये देखकर वोट नहीं करेंगे। जो भी लोगों में से जो खड़ा होगा और जो इंसान होगा उसके वोटिंग करेंगे और उसके हिसाब से अब महाराष्ट्र में कभी भी स्थिर सरकार नहीं आ सकेगी। 2024 के चुनाव में तो अगले आने वाले चुनाव में कभी स्थिर सरकार आने वाली नहीं है, ये तो तय है। जब एक युवा घर से अपना बैग उठा के अपने दूर शहर में पढ़ाई करने या फिर अपने एक रोज़गार की तलाश में निकलता है तो उसकी और उसके घर वालों की बहुत उम्मीदें होती हैं। उम्मीद इसलिए भी कि वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता है, वह अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाना चाहता है। उसकी अपनी मांगें होती हैं, उसकी भी कुछ उम्मीदें होती हैं। ऐसी ही उम्मीदों के बीच हमने युवाओं से बात की, उन्होंने अपने मुद्दे बताए, युवाओं के साथ साथ किसानों के मुद्दे और 2024 के चुनाव में सरकार किसकी बनेगी इस पर भी युवाओं ने बात की। अमरावती मंडल, मैं कुशल सिंह, कैमरा पर्सन दीप्ति के साथ IMC अमरावती।